हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट। और 2024 में जो होने वाला था अभी पोस्टपोन हो गया। 7 और 8 दिसंबर को होना निश्चित हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी कोई न्यू डेट आई नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्द एस्टेट की एग्ज़ाम डेट जो है आपको मिलने वाली है। तो PGT एस्टेट के लिए आज की वीडियो लेक्चर रहेगा। और PGT लेक्चर के एस्टेट के लिए हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 1, जो कि NCERT की पुस्तक है और 9th क्लास NCERT की पाठ्य पुस्तक है ये। तो क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 7 का नाम है मेरे बचपन के दिन। और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो राइटर की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एस्टेट में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, तो एस्टेट में अध्याय के बीच में से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। और पहले तो ऐसे ही पूछा जाता था कि मेरे बचपन के दिन नामक जो रचना है ये किसकी रचना है, तो आपको बताना है महादेवी वर्मा की। दूसरी बात आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि मेरे बचपन के दिन ये अध्याय नंबर 7 है। इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। फिर आपसे ही पूछा जाएगा कि मेरे बचपन के दिन नामक जो पाठ है वो विधा के दृष्टिकोण से किस प्रकार की विधा है, तो आपको बताना है कि ये एक संस्मरण है। संस्मरण होता है जिसको लेखक अपनी स्मृति के आधार पर कोई रचना करता है। उसकी स्मृति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको याद करके रचना करता है लेखक, तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। तो मेरे बचपन के दिन यानी कि इसमें महादेवी वर्मा ने बताए हैं कि उसके बचपन के दिन कैसे थे, यानी कि उसके बचपन के दिनों के अनुभव जो थे उनको इस संस्मरण में दर्शाया गया है। तो थोड़ा सा इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और महादेवी वर्मा जो है हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखती है। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल लाजमी है। तो महादेव वर्मा जी का पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। आपको बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है। PGT एस्टेट वाले बच्चे जो हैं इसको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है उन बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पेन और कॉपी लेकर साथ बैठें और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहें, क्योंकि ये नोट्स जो है ना एक बार ही तैयार होते हैं। तो आप अच्छे से अपने नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक आए तो आपको रिवीजन करने में कोई टाइम ना लगे। तो इस पाठ की जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। विधा के दृष्टिकोण से एक संस्मरण है। शुरुआत करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। 1987 में इनका देहांत हो गया। तो आपको याद रखना है बस, महादेव वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। ठीक है। इनका जो मृत्यु है, जन्म 1907 और मृत्यु 1987। प्रयाग जो महिला विद्यापीठ है उसमें ये प्राचार्य के पद पर एक लंबे समय तक इन्होंने काम किया और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी काफ़ी प्रयत्न किया। और अभी बताएंगे आपको इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। जब आपने हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने पढ़ाया, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली हैं। तो आज की वीडियो से अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ता है और हिंदी साहित्य अगर वो पढ़ना चाहता है तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लेकिन आपको उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर उसमें लगभग मैंने 56 वीडियोस डाल दी हैं, तो आप वहां से अपना हिंदी साहित्य बिल्कुल संपूर्ण कर सकते हैं। साथ ही मैंने काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और जो आपके काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के साथ साथ रस है, अलंकार है, छंद है, ये सब भी मैंने पढ़ा रखे हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण के भी लगभग टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। तो महादेव वर्मा का मैं बता रही थी आपको, जैसे कि छायावाद शब्द आया और पिछली बार का जब मैंने पेपर उठाया तो उसमें एक बात पूछ रखी थी कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसको गद्य और पद्य से दो भागों में बांटा गया है।
तो छायावाद पद्य के अंतर्गत आता है। जब आधुनिक काल के पद्य का विकास हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत छायावाद आता है। जैसे कि सबसे पहले भारतेंदु युग आ जाएगा, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता। तो इस प्रकार से ये विभाजित है। तो छायावाद के कवियों में ही महादेव वर्मा का नाम आता है और छायावाद के अंदर 4 कवि प्रमुख रूप से जाने जाते हैं: सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो ये छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये सारे के सारे, आप याद कर लेना। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, दीपशिखा और यामा। यामा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बिल्कुल सीक्वेंस से बोल रही हूँ। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, दीपशिखा और यामा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये सारे। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। गद्य रचनाएं, अभी तक ये बात कर रहे थे हम पद्य की, तो ये गद्य रचनाएं भी लिखी। और गद्य रचनाओं में अगर इनका हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम विशेष स्थान देखें तो वो स्थान रेखा चित्र और संस्मरण के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने अपने गद्य की जो रचनाएं हैं इनकी, वो 99% रेखा चित्र और संस्मरण पर आधारित हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। तो ये सारी इनके संस्मरण हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको यामा पर मिला था 1982 में, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। जो मैं प्रमुख बातें बताती जा रही हूँ इन्हें आप नोट करते जाएं। महादेवी वर्मा के साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। ध्यान से बात का मीनिंग समझते हुए चलना है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना, यानी कि महादेवी वर्मा ने जो इतना बड़ा साहित्य लिखा हिंदी का, उस साहित्य को लिखने के पीछे एक ओर तो आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है और दूसरी ओर उस समय हमारे समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी उसको भी सभी लोगों के सामने लाना इन्होंने अपना एक कर्तव्य समझा। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई। अक्षय होता है जिस करुणा का कभी नाश नहीं होता, अक्षय जो कभी नाश नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इनके जो संस्मरण और रेखा चित्र थे उसमें तो शोषित और पीड़ित लोगों के प्रति इन्होंने अपनी करुणा दिखाई है। लेकिन ये ही नहीं, साथ साथ इन्होंने जितना इन्हें देश के लोगों से प्रेम था उतना ही जो पशु पक्षी थे उनके साथ भी इसका आत्मीयता का लगाव था और करुणा का भाव था। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण है। ये उनकी भाषा शैली के बारे में बता रखा है। चित्रात्मक पर उनकी जो भाषा शब्द चयन है वह प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। तो यहाँ से आप महत्वपूर्ण बातें समझी होंगी कि एक तो छायावाद की कवयित्री है, दूसरा इन्होंने संस्मरण और रेखा चित्रों में अपना काफ़ी नाम कमाया हिंदी साहित्य के अंतर्गत, और इन्होंने समाज में शोषित और पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। साथ ही इन्होंने पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और करुणा का भाव उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अब हम मेरे बचपन के दिन, ये जो पाठ है इसमें क्या बताया गया है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है। स्मृति होती है याददाश्त, याद के आधार पर के सहारे लिखा है। और ये याद जो है, ये स्मृति किस समय की है, जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालयों के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। मैंने बताया था कि जब भी आप किसी अध्याय को पढ़ते हैं तो 4 बातें आपको जरूर याद रखनी है। सबसे पहले अध्याय का नाम मेरे बचपन के दिन, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा,
विधा के दृष्टिकोण से ये क्या है, एक संस्मरण है। फिर इसको लिखने का उद्देश्य क्या है। देखो, जो मेरे बचपन के दिन ये संस्मरण है, इसको लिखने के पीछे महादेवी वर्मा जी का उद्देश्य है कि उस समय जो समाज में लोगों का स्त्री के प्रति या लड़कियों के प्रति जो दृष्टिकोण था, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। महादेवी वर्मा का कहना है कि उस समय लड़कियों को, जिस समय महादेवी वर्मा पैदा हुई थी, उस समय लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ वर्णन इसमें किया गया है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। मेरे बचपन के दिन, और अब हम अध्याय को शुरुआत करते हैं। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। मतलब ये सारी बातें महादेवी वर्मा ने अपनी स्मृति के आधार पर लिखा है। ठीक है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं, यहाँ पर मैं महादेव वर्मा जी के लिए प्रयोग किया गया है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। अब महादेवी वर्मा जी अपने बचपन की सारी बातें यहाँ पर बता रही है इस संस्मरण के अंदर, कि महादेवी वर्मा जी जो है उसके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की ही नहीं थी। देखो, 200 वर्षों तक उसके परिवार में, उसके वंश में कोई लड़की नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं इसके पीछे का कारण क्या था। ये भी महादेव वर्मा ने खुद ही बताया है। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम मतलब स्वर्ग भेज देते थे, उनको मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। मतलब महादेव वर्मा के जो बाबा थे, यानी कि उसके पिताजी थे, तो उन्होंने दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी थी पूजा कौन थी? दुर्गा कौन थी? महादेव वर्मा की कुल की देवी थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो महादेव वर्मा जी कहती हैं कि जैसे ही महादेव वर्मा जी पैदा हुई तो उसके पापा ने काफ़ी मन्नत मांगी थी, दुर्गा की पूजा की थी। दुर्गा उनकी कुल देवी थी। और जब महादेव वर्मा जी पैदा हुई तो उसकी काफ़ी खातिरदारी हुई और उसे वो सब सहन नहीं करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। देखो, आजकल ना कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप अपना एक पेन कॉपी लेकर इनके शॉर्ट नोट बनाते जाना। ठीक है, तो कैसे हुई थी? परिवार में 200 वर्षों के बाद जो है महादेव वर्मा का जन्म हुआ। उसके बाबा ने किसकी पूजा करवाई? दुर्गा पूजा की। दुर्गा कौन थी? कुल देवी थी। ठीक है, और बाबा कौन सी भाषा जानते थे? बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। बाबा का मतलब दादा है यहाँ पर। ठीक है, तो इनके पिता जो थे महादेव वर्मा के, वो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी, और बाबा जो थे फारसी और उर्दू के जानकार थे। इनके घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब महादेव वर्मा जी आगे बताते कि हमारे घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन महादेव वर्मा जी ने फिर भी हिंदी साहित्य लिखा। तो बाबा कहते थे, अब वो बताती हैं कि मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। यानी कि महादेव वर्मा के घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके पिता की शादी हुई और उनकी माँ घर में आई, उनकी माँ कहाँ से आई थी? जबलपुर से, तो अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाया। पंचतंत्र भी एक पुस्तक है, एक रचना है, आध्यात्मिक रचना। ठीक है, तो इनकी जो माँ थी वो पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखती थी। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। जिस प्रकार से देखो, विदुषी किसका वो है? जैसे विद्वान होता है ना, विद्वान का क्या होता है? स्त्रीलिंग विदुषी। तो ये आपको ध्यान रखना है। विलोम शब्द में पूछा जा सकता है कि विदुषी बनाएंगे, मतलब विद्वान, जैसे कोई व्यक्ति विद्वान होता है तो स्त्रीलिंग विदुषी होता है।
ये कई बार जो वाक्य आपको दिया जाता है शुद्धिकरण करने के लिए, उसमें भी काम आता है कि ये स्त्रीलिंग के लिए विद्वान ना विद्वती लगाएंगे, विदुषी शब्द का प्रयोग करेंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। यानी कि महादेवी वर्मा जी ने पंचतंत्र भी पढ़ा और संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। मतलब महादेव वर्मा जी कहती है कि मेरे बाबा चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीखूं, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। मतलब महादेव वर्मा जी का उर्दू फारसी सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा, मौलवी कौन होता था? जो उस समय उर्दू और फारसी का जो अध्यापक होता था ना, उसे मौलवी कहते थे। मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मतलब उनके घर में मौलवी आया इसको पढ़ाने के लिए, तो महादेव वर्मा कहाँ छुप गई? चारपाई के नीचे छिप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मतलब मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले उनको मिशन स्कूल में भेजा गया। मिशन स्कूल का जो वातावरण था वो महादेव वर्मा जी के अनुकूल नहीं था, इसलिए महादेव वर्मा जी का वहाँ जाने में कोई रुचि नहीं थी। और फिर इनका जो एडमिशन है क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में इनको भेज दिया गया, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। मतलब 5वीं कक्षा में बैठी। और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था। मैस होता है जहाँ खाना खाते हैं, भोजनालय जिसको कहते हैं। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। छात्रावास मतलब जिसे आप हॉस्टल कहते हैं, जहाँ पर लड़कियां रहती हैं, पढ़ती हैं। तो हर कमरे में 4 लड़कियां रहती थी। उनमें पहले ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। आपने नाम सुना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका हिंदी साहित्य में काफ़ी आदर से नाम लिया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो जैसे ही इनकी पहले साथी ने इनको छात्रावास में कौन मिली? सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। जब वह 7वें दर्जे में, वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे, यानी कि ये 5वें दर्जे में, 5वीं क्लास में आप कह सकते हैं इनका एडमिशन हुआ। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वे उस समय 7वें दर्जे में थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मतलब इनकी माँ भी लिखती थी और वो गाती भी थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। मतलब जो महादेव वर्मा की माँ थी वो किसके पद गाती थी? मीराबाई के पद गाती थी। सवेरे जागे कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। मतलब जो प्रभात के समय गाया जाता है उसे प्रभाती कहते हैं। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। महादेव वर्मा ने किस में लिखना शुरू किया? शुरू में ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। मतलब सुभद्रा कुमारी जी प्रतिष्ठित हो चुकी थी का मतलब था वो अच्छा लिखने लगी थी, उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान था। लेकिन महादेव वर्मा जी ये सोचती थी कि कहीं मैंने जो कुछ लिखा वो गलत सलत लिख दिया ना हो, और वो कहीं सुभद्रा कुमारी चौहान देख ले तो उसकी इंसल्ट सी हो जाएगी। इस चक्कर में महादेव वर्मा जो थी वो छुपा छुपा कर अपनी रचनाएं लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ से कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब ये दोनों क्या करती थी?
लिखती रहती होंगी, तो ये दोनों तुक मिलाते थे। उस सब तुक मिलाते थे मतलब वैसे कोई दो लाइनें जिसका अंत मिलता हो, लाइनों के अंत के जो अक्षर थे उनके भी अंत के वर्ण मिलते हो, इन्हें कहते हैं तुक मिलाना। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। मतलब ये तुक मिला मिला कर कुछ लिखते थे और उनको कौन सी पत्रिका में निकाल देते थे, स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। मतलब धीरे धीरे ये कवि सम्मेलनों में जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। मतलब जो आनंद भवन था ना, वो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हो रहा था उसका केंद्र बिंदु बन गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्ट वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरियोद जी अध्यक्ष होते थे। हरियोद मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ये अध्यक्ष होते थे। कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मतलब ये कवि सम्मेलनों में जाते थे और इंतजार करते रहते थे कि कब हमारा नाम लेकर बोला जाए। और जब ये कवि सम्मेलनों में जाते थे तो कभी अध्यक्ष हरियोद जी होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे। और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये दोनों नाम आपने भी खूब अच्छे से तीनों नाम सुन रखे होंगे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। मतलब इसने काफ़ी सारे पदक जीत रखे थे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। मतलब महादेव वर्मा जी की एक कविता थी जिसको इन्होंने गाया, तो इस पर उन्हें क्या मिला, चांदी का एक कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार और सुंदर। मतलब उस चांदी के कटोरे का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी अच्छा था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। ठीक है। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू मतलब महात्मा गांधी आए उसी आनंद भवन में। तो हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। मतलब महादेव वर्मा जी कहते हैं कि जो हमें जेब खर्चे के लिए पैसे मिलते थे ना, उसमें से हम एक एक दो दो आने जो है देश के लिए बचाते थे। एक एक दो दो आने, आने पैसे रुपए नहीं भाई, एक एक दो दो आने जो हैं देश के लिए बचाते थे और जोड़कर किसको दे देते थे, महात्मा गांधी जी को दे देते थे। और आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने तो देश के लिए काफ़ी कुछ किया था, कई सारे आंदोलन चलाए थे। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मतलब जब ये बापू को पैसे देने गई ना एक दो आने, तो ये क्या लेकर गई, अपना वो चांदी वाला कटोरा भी लेकर गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। तो बापू कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। देखो वो उसका पुरस्कार में जीता हुआ कटोरा था। ठीक है। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। मतलब कटोरा ले लिया और बापू ने कहा कि कविता, अब मैं कविता क्या है, पर कविता उन्होंने बात उसको महादेव वर्मा को ये उम्मीद थी कि महात्मा गांधी जी ये कहेंगे कि कविता सुनाओ, लेकिन कविता सुनाने के लिए नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोले, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाना, क्योंकि सुभद्रा कुमारी ने कहा था कि मुझे तुम खीर खिलाना। ठीक है। कितना बड़ा हो रहा है, इसके 2 पार्ट कर देते, अदरवाइज फिर, क्योंकि इसी में अब इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो कह रहे कि चाहिए मुझे पीतल के कटोरे में खिलाओ।
चाय फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। मतलब महादेव वर्मा जी को ये खुशी थी कि कहीं ना कहीं मेरे पुरस्कार में कमाई हुई चीज़ भी देश के लिए काम आएगी। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा हमारे कमरे में आई। तो ध्यान से याद रखना, सबसे पहले महादेव वर्मा जी के संपर्क में कौन आई? सुभद्रा कुमारी चौहान। और दूसरी कौन सी आई? जेबू निशा। ठीक है, हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। एक और का नाम आ गया है भाई, जिन्नत बेगम। तो जेबून जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर, ध्यान रखना ये मराठी के शब्द हैं, इकड़े तिकड़े लोकर लोकर, ठीक है, जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह देसी कौवा, मतलब वो उसको कहती कि क्या ये देसी कौवा की तरह बोल रही है। देसी कौवा मराठी बोली। जेबून कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबून मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। मतलब जो जेबून थी ना, मराठी महिलाओं की तरह क्या पहनती थी? किनारीदार साड़ी पहनती थी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। देखो, किनारीदार, सांप्रदायिकता, ये शब्द आगे आएंगे और ये सांप्रदायिकता जो शब्द है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें उपसर्ग प्रत्यय पूछ रखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, हम आगे करेंगे चैप्टर के लास्ट में। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली बोलती थी। मतलब हॉस्टल में तो अलग अलग जगह से लड़कियां आती हैं तो अपनी अलग अलग भाषाएं बोलती थी, बोली बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में आप अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मतलब ये बताना चाहती है कि एक ही छात्रावास के अंदर विभिन्न बोलियां बोलने वाली लड़कियां रहती थी, एक ही जगह पर खाना खाती थी, लेकिन कभी इनका आपस में किसी भाषा को लेकर या किसी पहनावे को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर इनका कभी भी आपस में विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला तो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार एक होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। मतलब बचपन की कोई आदत है ना, जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तब तक वो आदत हमारी बनी रहती है। बचपन का एक और भी संस्कार था। हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी। मतलब जवारा नामक जगह के वो नवाब थे और नवाबों की क्या छिन गई थी? नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का भी था, उनको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम, मतलब ये यहाँ पर ये बताया गया है कि विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न बोलियों के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन फिर भी कितना भाईचारा था। ठीक है, फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा,
देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखे। ठीक है, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी और कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाचा नहीं होते हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। देखो, मतलब ये उनकी एक रिवाज होती है। वे हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी और दुल्हन को वो उसको क्या कहने लगी कि जिनके चाची ताई नहीं होती है ना वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। ठीक है। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। तो याद रखना है भाई कि इसमें एक और पात्र आ गया है मनमोहन, और जो मनमोहन वर्मा है ना ये आगे चलकर वही प्रोफेसर मनमोहन आगे चलकर क्या बने, एक तो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। अब आपको याद रखना है मनमोहन वर्मा कौन है, महादेवी वर्मा जी का छोटा भाई, और मनमोहन नाम उसको किसने दिया, जो ताई साहिबा रहती थी उसी ने ये नाम दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यो अपने घर में वो अवधी बोलते थे, मतलब वैसे तो वो ताई क्या बोलते थे घर में, अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया है। बिल्कुल सही बात कही है। आज एक ही घर में लोग रहते हैं या पड़ोस में जो रहते हैं तो उनसे भी किसी को कोई लेना देना नहीं रहता है। यहाँ तो अलग धर्मों के लोग, अलग बोलियों के लोग रहते थे, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर अगर पड़ोस में भी कोई बच्चा चले जाए तो कहेंगे नहीं उसके घर नहीं जाना है। तो महादेव वर्मा ने ये कहा कि आज वो बात है ना एक सपना सा हो गई है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। अब ना ये पाठ यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से अपने नोट्स में लिख लेना। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर आपको बताने हैं। तो विद्वान का क्या हो जाएगा, विद्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद अनंत का, अनंत होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद निरपराधी, निरपराधी होता है जिसका कोई अपराध नहीं होता, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपराधी। ठीक है, अपराधी, तो आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद है दंड, दंड या तो दंड मिले या इसका विलोम क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार। और उसके बाद शांति का अशांति हो जाएगा। ठीक है, तो ये विलोम शब्द आपको कर लेने हैं। बाकी अब यहाँ से देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और आपको मूल शब्द भी इसमें क्या करना है, बताना है। अब देखना कई बार पीजीटी एस्टेट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे शब्द दे देते हैं कि इसमें बताइए एक उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए। मतलब एक ऐसा शब्द देंगे जिसमें उपसर्ग भी होगा और जिसमें प्रत्यय भी होगा, या फिर कोई ऐसा शब्द दिया जाएगा जिसमें 2 प्रत्यय होंगे, या कोई ऐसा शब्द दिया जाएगा जिसमें 2 उपसर्ग होंगे। तो अब देखते हैं, ऐसे ही एक शब्द दिया हुआ है कि आपसे पूछेंगे कि ऐसा शब्द छांटिए जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। अब आप ये सोचेंगे जैसे आपके सामने एक शब्द दिया गया है निराहारी, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने हैं। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, इसमें ना आप पढ़िएगा कि उस जो मेन शब्द है ना उसे बाहर निकाल लो, मेन शब्द जो है उसे बाहर निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा जो आगे जुड़ रहा है वो उपसर्ग है और जो पीछे जुड़ रहा है वो प्रत्यय है। निराहारी आहार से बना है, ये देखो आहार से। अब आहार के आगे निर लगा हुआ है तो निर उपसर्ग होता है। ठीक है, और ई
आहार के रै के क्या लगा हुआ है, बड़ी ई, तो इसमें ई क्या है, प्रत्यय है, और निर क्या है, उपसर्ग है। अब आपके पेपर में ये शब्द आ जाए निराहारी, तो आपसे पूछ ले कि बताइए क्या इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है, वो शब्द छाटिए जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों हो। तो आप सोचेंगे नहीं इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें दोनों चीज़ हैं। अब देखो अगला शब्द है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे शब्द इसमें। अगला शब्द है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता का आपको बताना है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन शब्द बाहर निकालो, मुख्य शब्द जो है निकाल लिया, संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय। तो इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, सांप्रदायिकता, ता, तो संप्रदाय प्लस ता। अब आगे क्या है, इसमें सांप्रदायिकता, एक मिनट, आपको इसमें मेन शब्द निकाल दिया, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ संप्रदाय, सांप्रदायिकता, दायिकता में क्या बोल रही हूँ, सांप्रदायिक प्लस ता, तो इसमें दो प्रत्यय हैं, इक प्लस ता, सांप्रदायिकता। अब ये देखिए जहाँ पर भी इक प्रत्यय जुड़ता है ना, इक प्रत्यय, ध्यान रखना, इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो जो आगे वाला जो पहला हमारा स्वर होता है ना, उसमें परिवर्तन करता है। अब पहला स्वर हमारा यहाँ पर ए था, तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है, यानी कि ए का क्या हो गया, आ हो गया, सांप्रदायिकता, ठीक है। तो संप्रदाय प्लस इक प्लस ता, तो इसमें दो प्रत्यय थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है अगला शब्द है प्रसन्नता। तो इसमें शब्द निकालो, जैसे कि मुख्य शब्द क्या है, प्रसन्न है। अब ए क्या है, इसमें उपसर्ग है, और ता क्या है, प्रत्यय है। इसी तरीके से अपनापन शब्द है, तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, अपना है, और पन क्या लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद किनारीदार, ये बताना है आपको, किनारीदार, इसमें मुख्य शब्द बताएं, तो मुख्य शब्द क्या है, इसमें नारी है, और दार क्या लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, और की क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो बहुत ही ये सारे शब्द जो हैं अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वतंत्रता। इसमें तंत्र है एक, इसमें मुख्य शब्द अगर आपको छाटने के लिए कहे तो ये तंत्र है। अब तंत्र से आगे क्या लगा हुआ है, स्व लगा हुआ है, तो स्व उपसर्ग हो गया, और लास्ट में ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो इस तरीके से आप छांट लेंगे, ठीक है। एस्टेट का चहेता प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाने हैं, यानी कि कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, तो इन्हें तो शायद आप बना लेंगे। जैसे कि अन है, तो अन से आप क्या बना सकते हैं, अनाधिकार, ठीक है, अनाधिकार है। फिर अन्वेषण है, अन्वेषण जो है ना, इसमें क्या है कि अन्वेषण है, इसमें अन प्रत्यय है, ये अन प्रत्यय है। और दूसरा इसमें संधि की अगर बात करूं तो संधि कौन सी है, इसमें यण संधि है, क्योंकि यह व के आगे अगर कोई आधा अक्षर आता है ना इसमें, तो वो कौन से संधि होती है, यण संधि होती है, ठीक है। उ ये और वै से पहले अगर कोई आधा अक्षर आए तो आप समझ जाना यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। आगे कुछ बात करते हैं और है, जैसे कि ए को लगा के तो बना देंगे अधर्म, अज्ञान, सत से सत्कर्म, सत्प्रकाश, स्व से स्वाभिमान, स्वतंत्र, और दुर से दुरुपयोग, दुर्गुण, ठीक है। और इसी तरीके से इससे प्रत्यय बनाने हैं, जैसे कि दार है, तो दार किसे आपको दो शब्द बनाने हैं, जैसे देनदार, लेनदार, किराएदार, ठीक है। और हार से देवनहार, खेवनहार, और वाला से ये दिलवाला, रखवाला, ऐनिये से ऐनिये प्रत्यय, तो इसे दर्शनीय, ठीक है, जैसे दर्शनीय, पठनीय, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार ये शब्द भी दे देते हैं पठनीय में, तो ऐनिये इसमें क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद और बातें कर लेते हैं। पाठ में आए सामासिक शब्द छांटकर,
विग्रह कीजिए। तो आपको थोड़ा सा बस इसमें ध्यान रखना है। इस पाठ में एक तो पूजा पाठ जैसा तो आप यहाँ से छांट के लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कवि सम्मेलन आया था तो उसमें क्या हो जाएगा, कवियों का सम्मेलन। और रोना धोना आया था तो रोना और धोना। अब जैसे ऐसे आता है जिसमें रोना धोना, एक तो ये योजक चिन्ह होता है। जहाँ योजक चिन्ह आता है तो उसमें द्वंद्व समास होता है। उसके बाद अगर इसमें या अथवा और बीच में विभक्ति चिन्ह आते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन काफ़ी अच्छे से इसमें पढ़ाया गया है। और नेक्स्ट अब ये शब्दार्थ और देख लेते हैं। परम धाम होता है स्वर्ग, ये मैंने बताया था। प्रतिष्ठित होता है सम्मानित। नक्काशीदार होता है बेल बूटे के काम से युक्त। और फूल का मतलब है तांबे और रागे के मेल से बनी एक मिश्र धातु। और निराहार है बिना कुछ खाए पिए। पदक होता है सोने चांदी अन्य धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, जैसे स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, है ना। प्रभाती होता है सवेरे गाया जाने वाला गीत। और लहरिया होता है रंग बिरंगे धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर होता है कुलपति। और एक स्त्री दर्पण नामक पत्रिका का नाम इसमें आया था तो ये भी इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही, ठीक है। इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य था स्त्रियों में व्याप्त शिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना। तो भाई इस अध्याय को इतने अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। आज का ये अध्याय, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो और अपने सभी साथियों को थोड़ा सा जगा लो कि एस्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है। अभी सोए ना, तैयारी को अपना लगातार रखें, ठीक है। धन्यवाद।